गुड आफ्टरनून साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का वाईसीटी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 140 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे से लेकर आप यूपीएससी का तक का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस के जरिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपने सेशन के आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला प्रश्न आज के सेशन का क्या है। कह रहे हैं द फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, मैंने लाइबिलिटी के बारे में आपको बताया था और एसेट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो पूछ रहे द फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लाइबिलिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1881 बाय इंडियंस इन इंडिया एंड ऑपरेटेड अंडर देयर मैनेजमेंट वाज। कह रहे हैं भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? सीमित देयता का प्रथम बैंक पूछ रहे हैं। टाइम दे दिया, 1881 में स्थापित हुआ था। और ऑप्शन देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, फिर कह रहे अवध कॉमर्शियल बैंक, फिर कह रहे पंजाब नेशनल बैंक, और फिर कह रहे पंजाब एंड सिंध बैंक। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया है। और क्वेश्चन में बस जिस टर्म को ज्यादा फोकस करना है वो मैंने सर्कल कर दिया है, सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो भारत में जो 1881 में सीमित देयता के साथ प्रारंभ होने वाला जो प्रथम बैंक था, उसको हम जानते हैं अवध कॉमर्शियल बैंक के नाम से। क्या नाम था? अवध कॉमर्शियल बैंक। बी ऑप्शन सही है। और अगर यहीं पर एक क्वेश्चन अगर अलग से पूछ लिया जाता कि पूर्ण रूप से या पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित, पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित तथा संचालित बैंक, स्थापित तथा संचालित बैंक कौन था? तब ऑप्शन अगर यही होते तब कौन सा होता ऑप्शन सही? तब ऑप्शन आपका सही होता पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में 1894 में की गई थी। 1894 यह भारत का प्रथम या पूर्णतः भारतीयों के द्वारा संचालित और स्वामित्व वाला बैंक था। बेसिकली इसकी स्थापना के रेफरेंस में लाला लाजपत राय जी का नाम भी सामने आता है। और लाला लाजपत राय के बारे में किसको नहीं पता है, बताए हमको। लाला लाजपत राय जी का नाम भी सामने आता है, आप समझ लीजिए। बाकी और थोड़ी सी अगर हम बातचीत करें तो भारत में यूरोपियन पद्धति पर बैंकिंग संरचनाओं का जो विकास है उसका प्रारंभ होता है 1773 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ ही। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय पद्धति पर, यूरोपीय परंपराओं पर जो कार्य करने की प्रणाली थी वो यूरोपीय थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1773 के आसपास होती है। बाद के समय काल में 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना, फिर आगे के टाइम में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना या बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना। ठीक है, ये 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये इन बैंकों की स्थापना की गई। आगे के काल में इन्हीं तीनों बैंकों को, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को मर्ज करके बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और यह नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1921 में, 1921 में। और इसी बैंक का नाम बदल के 1955 में कर दिया गया, 1955 में 1955 में कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आप यह भी कह सकते हैं कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्र में सर्वप्रथम एसबीआई का ही एक प्रकार से नेशनलाइजेशन 1955 में किया गया था। वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी जिसका नाम बदल के नेशनलाइजेशन करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये इसका आंसर था। आगे के क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कॉमर्शियल बैंक्स मीन, कह रहे हैं वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का पहले अर्थ बता देता हूं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का अर्थ होता है कि ये बैंकों के द्वारा दिया गया ऐसा ऋण, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा दिया गया ऐसा ऋण जिस पर वर्तमान समय में न मूलधन की वापसी हो रही, न ही ब्याज की वापसी हो रही।
ना ही मूलधन की वापसी हो रही, ना ही ब्याज की वापसी। अगर जैसे मान लीजिए सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोई व्यक्ति पीएनबी या फिर हम कहें कि किसी भी बैंक से, एसबीआई से क्या करता, उधार लेता है, और वे ए व्यक्ति है जो पीएनबी से उधार लेता है और लगातार जो पैसा उधार लिया है उसके मूलधन के पेमेंट में, प्रिंसिपल के पेमेंट में और इंटरेस्ट रेट के पेमेंट में 90 दिन तक अगर चूक जाता है, 19 डेज तक अगर क्या होता है, वह चूक जाता है, 90 दिनों तक मूलधन और ब्याज का पेमेंट नहीं करता है, तो वह बैंक के एनपीए में काउंट होना शुरू हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का अर्थ होता है, क्या होता है? कह रहे बैंक डिपॉजिट विच आर नॉट इन्वेस्टेड, कह रहे बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता। फिर कह रहे अनयूज्ड कैपिटल असेट, कह रहे हैं पूंजी परिसंपत्तियों जो प्रयोग में नहीं है, और लोन ऑन विच इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिकवर, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, और चौथा लो इंटरेस्ट लोन, कम ब्याज वाले ऋण। अब आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, तो दिए गए ऑप्शंस में सबसे सही कौन सा लगता है? सी ऑप्शन लग रहा है। कह रहा लोन ऑन विच इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड, मतलब क्या है? ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। ठीक है, आशा करता हूं यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज के क्लास का तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 144 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे द बैंक हु हैज कॉन्स्टिट्यूटेड किसान क्लब की स्थापना के बारे में पूछ रहे हैं। फॉर इजी रीच टू पीजेंट, यानी कि किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए। हिंदी देख लेते हैं, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? किसान क्लब बनाए किसने बनाए हैं? तो ऑप्शन दिया रीजनल रूरल बैंक्स ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, फिर इलाहाबाद बैंक ने, और फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो अगर हम आपको किसान क्लब के बारे में क्वेश्चन पूछें, ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यूपी स्पेशल प्री के जो एग्जाम हुआ था 2008 में, उस एग्जाम का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। उस समय ये चर्चा में भी थे, और किसान क्लब की जो स्थापना थी वो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा की जा रही थी, ताकि क्या हो सके, यह बैंक चाहती थी कि अपनी सभी शाखाओं के द्वारा जितनी भी भारत में ऑपरेटेड शाखाएं हैं अलग अलग जगहों पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कहीं पर भी, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, कहीं पर भी, पूरे भारत में एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को किसानों तक पहुंचाने का काम करना, मतलब किसानों की पहुंच आसानी से हो सके, इसीलिए किसान क्लब का एक प्रकार से गठन किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बाकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में आपको पता ही है, इसकी स्थापना 1975 में 1975 में की जाती है। प्रारंभ में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है। बाद में 1976 में रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट आता है 1976 में, और बैंकों की स्थापना हो जाती है पहले ही। ठीक है, वर्तमान समय में इनकी संख्या, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हैं उनकी संख्या 43 है। ऑपरेटिंग बैंक्स जो भारत में कार्य कर रही हैं, संचालन कर रही हैं कार्यों का, एक समय इनकी संख्या 196 तक हो गई थी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि इनकी संख्या में कमी आई है। और यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की तरीके से काम करते हैं, जैसे पीएनबी, जैसे एसबीआई, इस तरीके के। ठीक है, बाकी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में हम आपको बता चुके। और इलाहाबाद बैंक के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी, 1865 में, 1865 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। कहां पर है? कलकत्ता में। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? कलकत्ता में। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 145 नंबर देखिएगा, क्या है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन 145 कह रहे 14 कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। कब किया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लीजिए 2014 में, 2007 में, 1996 में, 2006 में, 1994 में। आप सोच लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। और मैं आपको बता भी चुका हूं, तो नेशनलाइजेशन जो किया गया था वो 1969 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, जिनका पेड अप कैपिटल कितना था? 50 करोड़ रुपया था। जिनका पेड अप कैपिटल कितना था? 50 करोड़ रुपया था। और बाद के समय में 1980 में, 1980 में 6 और बैंक का क्या किया गया था? नेशनलाइजेशन किया गया था, जिनका पेड अप कैपिटल 200 करोड़ रुपए हो गया था।
कितना हो गया था? 200 करोड़ रुपए। तो 2013-14 तक आते आते भारत में नेशनलाइज्ड बैंकों की जो संख्या हो गई थी वह हो गई थी 19 हो गई थी। लेकिन फिर 2017, 18, 19 के टाइम में भारत में बैंकों का एक प्रकार से विलय किया गया, एक दूसरे के साथ मर्ज की गई बैंकों, और वर्तमान समय में जो नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या है वह है करंट टाइम में, किसी को पता हो तो बताइए, नहीं तो हम बताते हैं, 12 संख्या है। नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया इज 12, मतलब भारत में वर्तमान समय में 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें कार्य कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 146 नंबर देखिए क्या है। कह रहे हैं द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज, कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। हमने आपको इसके बारे में बहुत पहले बताया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। कह रहे हैं नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हम आपको बता चुके हैं कि भैया भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, सबसे बड़ा। और विश्व स्तर की अगर हम बातचीत करें तो इसकी रैंक 55th है पूरे ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर इसकी 55th रैंक है। बाकी नाबार्ड के बारे में किसको नहीं पता वो बताए। 1982 में 1982 में शिवरामन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, नाबार्ड क्या काम करता है? एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में, और इसके साथ साथ कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास, कृषि और ग्रामीण विकास एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या करता है? ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था है। वर्तमान समय में इसकी ओनर कौन है? तो इसकी ओनर वर्तमान समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ समय पहले तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई इसकी ओनर थी, लेकिन करंट टाइम में जो इसकी मालिक हो गई है, जो इसका स्वामित्व का अधिकार है, वो 100% ओनरशिप हो गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 147 नंबर देखिएगा क्या है। कह रहे हैं द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ कॉमर्शियल बैंक ऑफ उत्तर प्रदेश सिंस 1971। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 से व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात का मतलब पहले आप समझ लीजिए, मतलब बैंक कितना लोन प्रदान करते हैं और बैंकों के पास कितनी जमाएं आती है, ये पूछ रहे हैं। कह रहे हैं ऑप्शन, कह रहे हैं कि निरंतर घटा है मतलब साख का सृजन क्या हुआ है? लगातार बढ़ा है और जमाएं कम हुई। अगला कह रहे हैं निरंतर बढ़ा है, फिर कह रहे स्थिर रहा है, फिर कह रहे वर्ष 1990 तक बढ़ा है, तत्पश्चात घटा है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ओवर द टाइम इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट या भारत का जो आर्थिक विकास हुआ है वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ा है समय के साथ साथ में। हालांकि बीच में कुछ अवरोध मिले हैं। इन अवरोधों की अगर हम बातचीत करें तो एक 1962 का भारत चीन का युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, फिर भीषण सूखा, और उसके बाद हमने भारत बांग्लादेश को हमने स्वतंत्र कराया पाकिस्तान से। उसके बाद के टाइम में कुछ और क्राइसिस आए, लेकिन फिर भी हम उन क्राइसिस से निकल गए। फिर 1991 का एलपीजी पैराडाइम या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और फिर 1999 का कारगिल वार, और उसी के आसपास की बात है हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्टिंग भी किया, सेकंड न्यूक्लियर टेस्टिंग। पहली 1971-74 की बात है और दूसरा 1999 की बात है। तो कुछ अवरोधों के साथ में भारत का आर्थिक विकास लगातार बढ़ा है, और आर्थिक विकास के बढ़ने की प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि आपके यहाँ पर वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है या संपत्ति है, इसका सृजन बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ भारत में पॉपुलेशन भी बढ़ी है। पॉपुलेशन के साथ बढ़ने के साथ में इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारी जीडीपी पर। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर हम बातचीत करें तो भारत में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, लोगों की बैंकिंग बिहेवियर में लगातार बढ़ोतरी हुई। अब सिंपल सी बात है, जैसे आप यहां पर रहते हैं, कहीं पर भी रह के पढ़ाई करते हैं तो अब आपका अकाउंट होगा, पिताजी माताजी जो आपके गार्जियन होंगे वो आपके अकाउंट में पैसा भेजते होंगे, लगाते होंगे, ट्रांसफर करते होंगे। पैसा ट्रांसफर करने के बाद समझिएगा आगे क्या करते हैं, तो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। अब समझिएगा मतलब क्या है। देखिए, लोन तो लोग ले रहे हैं, लेकिन कोई बैंक लोन
अपनी सेविंग से ज्यादा नहीं दे सकता, मतलब उसके पास जितना डिपॉजिट पैसा होता है उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो लगातार बढ़ा है 1971 के बाद से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 178 देखिएगा क्या है, 148 सॉरी 178 बोल रहे हैं, 148 है। देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर क्या कह रहे हैं, बैंकों के नाम और मुख्यालय की स्थिति। कह रहे हैं नेम ऑफ द बैंक्स, लोकेशन ऑफ द हेड ऑफिस। सिंपल सी बात है, क्या पूछा, इलाहाबाद बैंक का कहां पर है हेड ऑफिस है, कलकत्ता में। क्या मैंने आपको नहीं बताया आज ही की क्लास में, 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी, बताया था इसका हेडक्वार्टर कहां पर था, कलकत्ता में था स्थापना जब हुई थी। वर्तमान समय में भी हेडक्वार्टर कलकत्ता में। दूसरा देखिए, कह रहे स्मॉल इंडस्ट्रियल मुंबई। अब देखिए ये थोड़ा सा यहां पर, ये मुंबई को यहां पर हटा दीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और यहां पर मुंबई कर दीजिए, यहां पर मुंबई कर दीजिए, तब आपका ये सही हो जाएगा। क्या आप कह रहे हैं भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक का क्या मुख्यालय मुंबई में? नहीं भैया, हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में भी। इसका मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लखनऊ में हम आपको बता भी चुके हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ, तो दूसरा वाला क्या होता है, स्मॉल, ये वाला गलत हो जाता है। तीसरा द ओवरसीज बैंक चेन्नई, कह रहे ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में है ना। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे बिल्कुल सही कह रहे हैं, कह रहे विच वन ऑफ द एबव पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहे उपयुक्त में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं। तो हम आपको बताए हैं इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? कलकत्ता में। सिडबी का या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? हम आपको लखनऊ बता चुके हैं। मतलब दूसरा वाला गलत है तो पहला और तीसरा सही है, तो सही नहीं है पूछना है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 149 पर चलते हैं। 149 देखिएगा क्या है, द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप इज प्रेजेंटली। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? अब ध्यान दीजिएगा यहां पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है 2011 का, और हम आप आज ही की क्लास में बता चुके हैं कि 2011 के टाइम पर 2013-14 के टाइम तक भारत में जो कॉमर्शियल बैंक से ऑपरेटेड थी नेशनलाइज्ड बैंक के रूप में, उनकी संख्या 19 थी। अगर यही क्वेश्चन अभी बन जाएगा 2021-22 में, तो आप क्या कहेंगे? वर्तमान समय में 12 नेशनलाइज्ड बैंक है, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है जो ऑपरेट कर रही, कार्य संचालित कर रही। आगे देखिएगा 150 देखिएगा क्या है, 150 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि रिसेंटली अ स्कीम नेम्ड स्वाभिमान वाज लॉन्च्ड, इट्स मेन एम इज। हाल ही में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इसका प्रमुख उद्देश्य है। कह रहे हाल ही में स्वाभिमान नाम से, और हाल का मतलब ये 2010 का क्वेश्चन है, और 2010 ही में ये स्कीम लॉन्च हुई थी स्वाभिमान। ध्यान दीजिएगा, ये स्वाभिमान जो स्कीम है इसका एक इनॉग्रेशन या लॉन्च जो हुआ था वो 2010 ही में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं टू टेक बैंक्स टू डोर स्टेप टू द रूरल पुअर, कह रहे हैं ग्रामीण निर्धनों के घर तक बैंकों को पहुंचना। टू प्रोवाइड स्किल टू रूरल आर्टिशियंस, कह रहे हैं ग्रामीण कारीगरों को कौशल प्रदान करना। टू एम्पावर रूरल वुमेन, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। और टू प्रोवाइड हाउसेस टू बीपीएल फैमिलीज, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मकान उपलब्ध कराना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, क्या ऑप्शन आपको लग रहा है 150 नंबर क्वेश्चन का सही है? तो बेसिकली स्वाभिमान जो स्कीम का उद्देश्य था वह था ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना, ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना, जिसको आप आज वर्तमान समय में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके आसपास में चौराहों पर, तिराहों पर सहज जन सेवा केंद्र खुले होते हैं, जहां पर आधार कार्ड के माध्यम से आप पैसा जमा कर सकते हैं, अपने अकाउंट में निकाल भी सकते हैं। कुछ इसी तरीके के अन्य भी चीजें खुलती हैं जो बेसिकली आपके आधार नंबर पर काम करती हैं और अकाउंट से पैसा यानी कि ट्रांजैक्शन का बातचीत करते हैं। यह स्वाभिमान योजना का ही एक प्रकार से एक पार्ट कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं टू टेक बैंक्स टू द डोर स्टेप ऑफ द रूरल पुअर, ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। चलिए अगला चलते हैं, 151 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। कह रहे हैं कि भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है?
देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? सिंपल क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन क्या क्या दिया है? कह रहे सावधि जमा धनराशि मतलब टाइम डिपॉजिट, मांग जमा धनराशि डिमांड डिपॉजिट, अंतर बैंक देनदारियां या फिर इंटर बैंक लायबिलिटीज, और अगला जो कह रहे हैं अन्य उधार अदर बोरोइंग्स। आपको आंसर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण घटक या सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है बैंक की देनदारी में, लायबिलिटीज में पूछ रहा है। तो बताइए आप हमको, क्या फिक्स टाइम डिपॉजिट है, क्या डिमांड डिपॉजिट है, क्या इंटर बैंक लायबिलिटीज है, क्या अन्य उधार? आप समझिएगा क्या होता है कि जैसे नॉर्मल अगर आप एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है आपका, डिमांड डिपॉजिट टाइप का मतलब आप समझ लीजिए कि आपका करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है। तो एक सिचुएशन बनती है कि अगर आप बैंक में पैसा लेने गए और बैंक के पास शॉर्टेज है पैसे का, तो बैंक आपको कह देगा कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आप कल या परसों आप अपना क्या करिए, कैश करा लीजिएगा जो भी आपके अकाउंट में पैसा है। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट होता है, जो टाइम फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, जिन्होंने 2010 में पैसा जमा किया था, 2018, 19, 20 में जिनका मैच्योर हो रहा था पेमेंट, बैंक उसके पेमेंट में डिले नहीं करता है। तो आप यह कह सकते हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है देनदारी का, सबसे महत्वपूर्ण लायबिलिटीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लायबिलिटीज होता है कॉमर्शियल बैंक की। कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आप यह कह सकते हैं से करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये वाला मतलब डिमांड डिपॉजिट भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, टाइम डिपॉजिट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 152 नंबर देखिएगा क्या है। कह रहे हैं द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम इज, ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था है। क्या कह रहे हैं? ग्रामीण अवस्थापना, और हिंदी में क्या कह रहे हैं? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और ऑप्शन क्या क्या कहना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, राज्य सहकारी लिमिटेड और लीड बैंक। आपको उत्तर देना 152 नंबर का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको नाबार्ड के बारे में इतनी बार बता चुके हैं। 1982 में 1982 में इसकी स्थापना होती है शिवरामन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। बता चुके हैं इसके बारे में। और मैंने आपको बताया था कि यह कृषि के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक प्रकार से सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। तो कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है वह है नाबार्ड। तो ये ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर देखिएगा क्या है दोस्तों। कह रहे हैं विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना। कह रहे हैं किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? कह रहे हैं IDBI बैंक, फिर कह रहे हैं HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और फिर कह रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक। तो भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वप्रथम अपनी एक शाखा चीन में खोली। अपनी शाखा कहां पर खोली? चीन में खोली। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 154 नंबर पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर द कॉमर्शियल बैंक? एसेट, एसेट का मतलब क्या होता है? परिसंपत्ति। परिसंपत्ति क्या होती? बैंकों का निवेश। अब बैंकों का निवेश देखिएगा क्या है। तो कह रहे हैं क्रेडिट टू फार्मर्स, किसानों को साख, डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, जनता की जमा, बोरोइंग फ्रॉम RBI, रिजर्व बैंक से ऋण, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों की मांग जमा। तो आपको बताना है कौन सा बैंकों का एसेट है या परिसंपत्ति है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बैंकों का निवेश होता है, निवेश का मतलब जो ऋण प्रदान करते हैं बैंक, वह बैंकों का एसेट होता है, परिसंपत्ति होता है। तो दिए गए ऑप्शंस की अगर हम बारे में बातचीत करें, जो क्रेडिट टू फार्मर्स होता है, किसानों को जो साख मिलती है, किसानों को जो साख दिया जाता है, वो क्या होता है? वो एसेट होता है, बैंकों की परिसंपत्ति होती है, ना कि एक प्रकार से देयता। बाकी जनता की जमा, जो हमारी और आपका अकाउंट में पैसा जमा होता है, करंट अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में, वो क्या होता है? वो कॉमर्शियल बैंक्स की लायबिलिटीज होता है, देयता होता है। RBI से जो पैसा ऋण के रूप में लेती है बैंक के, वह भी एक प्रकार से देयता होता है, वापस करना होता है। और डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसका संबंध इससे नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में किसानों को जो साख होता है, यह एसेट होता है। किसका एसेट होता है? कॉमर्शियल बैंक्स का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 155 नंबर देखिए क्या है।
क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। क्या कह रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। नहीं पर फोकस करिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। कह रहे हैं टू प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सीमांत एवं लघु कृषकों को साख प्रदान करना। टू प्रोवाइड क्रेडिट टू कॉमन पीपुल इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना। कंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूरक होना। टेकिंग ओवर द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन इन इंडिया ऑफ इंडिया, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। आपको उत्तर देना 155 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा रीजनल रूरल बैंक्स का काम नहीं। रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना जो की गई थी वो 1975 में की गई थी। बाद के समय में अध्यादेश के माध्यम से हालांकि स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। बाद में 1976 में रीजनल रूरल बैंक्स अधिनियम आता है और भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का एक दौर चलता है। और समय काल में जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना भी और इनकी मतलब नंबर्स थी वो भी बढ़ता जाता है। एक समय में इनकी संख्या मैक्सिमम पहुंच हो गई थी 196, लेकिन वर्तमान समय में केवल 43 रीजनल रूरल बैंक्स काम करते हैं। और यह बिल्कुल आप बिल्कुल समझिएगा, ये काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की जो सेविंग्स होती हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लाने के लिए, या आप कह लीजिएगा एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में लाने के लिए ताकि प्रोडक्शन हो सके। और दूसरा, ग्रामीण जो लोग हैं उनको बैंकिंग स्ट्रक्चर से जोड़ना, मतलब एक प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन करना। इन उद्देश्यों के साथ ही रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना की गई थी। तो दिए गए देखिए, अब ऋण प्रदान करना तो इसका उद्देश्य है ही, किसको, लघु एवं सीमांत किसानों को, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, अब जहां पर पीएनबी, जहां पर एसबीआई, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर इस तरीके की बड़ी बड़ी बैंकें स्थापित नहीं हो पाती हैं, वहां पर रीजनल रूरल बैंक्स के जरिए स्थापना की गई। वहां पर लोगों को इन बैंकों से जोड़ा गया, एक प्रकार से पूरक के रूप में काम करती थी। लेकिन टेकिंग ओवर द फंक्शंस ऑफ द एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेना रीजनल रूरल बैंक्स का कार्य नहीं है। ठीक है, 155 नंबर समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अगर समझ में आया हो तो एक बार बताइएगा और फिर हम 156 नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। बहुत आसानी से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में जितना हो सकती हैं चीजें, आपका कॉन्सेप्ट भी बनाते चल रहे हैं ताकि कोई समस्या ना आए आपको एग्जाम देने के समय। अगला क्वेश्चन देखिए 156, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। क्या कह रहे हैं, कौन सा नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? कह रहे बैंक ऑफ बड़ौदा है या नहीं है? केनरा बैंक है या नहीं? बताइए, है। आईसीआईसीआई बैंक है या नहीं? नहीं, यह निजी क्षेत्र का बैंक है, प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है। और पंजाब नेशनल बैंक यह भी है, यानी कि 3 है, ए बी डी है और सी नहीं है। अगर हम बातचीत करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में 2019 की बात अगर हम करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया, ध्यान से समझिएगा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया, किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। अगर हम केनरा बैंक के बारे में बातचीत करें तो ध्यान से समझिएगा, केनरा बैंक का जो विलय है वो सिंडिकेट बैंक में किया गया। किस बैंक में किया गया? सिंडिकेट बैंक में। एक समय में वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे में तो हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना था। ये जो मर्जर था, मतलब एक प्रकार से विलयकरण था, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन था, एक ना एक क्वेश्चन होता ही जरूर था, समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के दौर से गुजरा है जब भारतीय बैंकिंग, और यहां से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीसीएस वगैरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए। आगे अगर पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बातचीत करें तो पंजाब नेशनल बैंक जो है इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और किसका? यूनाइटेड बैंक का विलय किसमें कर दिया गया? पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। और इसके साथ साथ एक और विलय हुआ था जिसको आप यह कह सकते हैं आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर देखिएगा क्या है।
157 नंबर देखिए क्या है, कह रहे लीड बैंक स्कीम वाज स्टार्टेड इन, क्या कह रहे हैं, अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था, कह रहे अक्टूबर 1966, अक्टूबर 1996 में कह रहे हैं, दिसंबर 1969 में कह रहे हैं, दिसंबर 1980 में। अब देखिए लीड बैंक के बारे में हमने आपको डीआर गाडगिल के बारे में बताया था, डीआर गाडगिल साहब का नाम बताया था, याद है किसी को? पीछे की क्लासेस में हम मनी एंड बैंकिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अग्रणी बैंक के बारे में, कि ये जो कॉन्सेप्ट है अग्रणी बैंक का वो डीआर गाडगिल साहब के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और कब लॉन्च किया जाता है, ये डेट भी बताई थी 1969 में, बताई थी या नहीं, याद हो किसी को? तो लीड बैंक स्कीम वाज स्टार्टेड इन दिसंबर 1969, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा प्लान था वो गाडगिल साहब के द्वारा सुझाया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 158 देखिए, द फंक्शन ऑफ लीड बैंक आर परफॉर्म्ड बाई, लीड बैंक का कार्य किया जाता है, कह रहे भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, किसी भी बैंक के द्वारा, इस कार्य हेतु नामित बैंक के द्वारा। एक 158 नंबर का आंसर। तो अगर हम बातचीत करें लीड बैंक आर परफॉर्म्ड बाई, देखिए लीड बैंक का जो कार्य है वो किया जाता है अ बैंक डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पजेस, जिस बैंक को इस कार्य करने के लिए, लीड बैंक का कार्य करने के लिए एक प्रकार से क्या किया जाता है, एक प्रकार से कार्य दिया जाता है, वही बैंक इसको क्या करती है, संचालित करती है इसके कार्यों को, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 159 नंबर। 159 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज अ पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है, कह रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूटीआई बैंक। आपके सामने 4 ऑप्शन है 159 नंबर में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है 159 और आपको उत्तर देना है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अब आईसीआईसीआई बैंक है नहीं, एचडीएफसी है नहीं, यूटीआई बैंक है नहीं, इंडियन ओवरसीज जो बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ये क्या है, ये पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए 160 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक्स इज नॉट नेशनलाइज्ड, कह रहे निम्नलिखित भारतीय बैंकों में कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं। पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है लेकिन शायद इसमें अलग अलग दिया है। अब देखिए सिंपल सा बात है, कौन सा नहीं है, कह रहे कॉर्पोरेशन बैंक है भैया, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक है, विजया बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो क्या नहीं है, वो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 161 नंबर, क्या कह रहे हैं, व्हेन वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। कह रहे हैं 1954, 1955, 1956, 1957। तो हमने आपको बताया कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और फिर मैंने कहा कि 1955 में 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, इसका नाम बदल के एसबीआई। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ठीक है। गोरेवाला समिति का नाम सामने आता है इस बैंक की स्थापना में, गोरेवाला समिति का नाम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 देखिएगा क्या है, 162 नंबर, क्या कह रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स रिकॉग्नाइज्ड बाय रूरल बैंक्स आर क्लासिफाइड एज, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है। कह रहे हैं भूमि विकास बैंक, हाँ, फिर कह रहे हैं ब्रांचेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंकों की शाखाओं के रूप में, अनशेड्यूल्ड बैंक, अनिर्धारित बैंक, और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के रूप में। हम आपको बता चुके हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स वही सारे कार्य करते हैं जो नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। और तो ये किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, और सही बात तो ये भी है कि रीजनल रूरल बैंक्स को आरबीआई एक्ट 1934 में, आरबीआई एक्ट 1934 के 1934 के सेकंड शेड्यूल्ड में, किसमें, सेकंड शेड्यूल्ड में सेकंड शेड्यूल्ड में आरक्षित किया गया है। इसलिए भी आप यह कह सकते हैं रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर देखिएगा क्या है, 163 नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़ा क्वेश्चन है शायद, हाँ देखिए क्या है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स या ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल हाउस होल्ड,
ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? बिल्कुल सिंपल सीधा ऋण सुविधा पूछ रहा है। कह रहे रीजनल रूरल बैंक्स, दूसरा कह रहे हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और तीसरा क्या कह रहा है? लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, भूमि विकास बैंक। आपको उत्तर देना 163 नंबर का आंसर क्या होगा। तो अगर हम आपको बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझिएगा, नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के पुनर्वित्त को प्रदान करने वाली संस्था है। लेकिन अगर हम और आप प्रत्यक्ष रूप से पैसा लेने नाबार्ड के पास जाएंगे तो नाबार्ड हमको पैसा नहीं देगी, ना आपको पैसा देगी। नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स के जरिए कार्य करता है, अन्य बैंकों की सहायता से कार्य करता है। मतलब ये फंड करता है, फाइनेंस करता है अन्य बैंकों को, और अन्य बैंकों से हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो नाबार्ड का अगर हम यहां से नाम काट दें, कृषि और ग्रामीण विकास कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक का अगर हम नाम काट दें, तो रीजनल रूरल बैंक्स बिल्कुल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की तरीके से कार्य करते हैं। हम और आप जाते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल सामान्य। और भूमि विकास बैंक भी इसी तरीके से कार्य करते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में कौन सा कूट उत्तर सही है? तो 1 और 3 सही है, ठीक है, जो सीधी तरीके से या सीधी सुविधा प्रदान करता है किसको? ग्रामीण लोगों को, ठीक है। तो 1 और 3 सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 164 देखिएगा क्या है। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज अंडर कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नांकित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में? कौन सा बैंक? और क्वेश्चन है 1998 का, 1998 का क्वेश्चन है, उस समय का क्वेश्चन पूछा है। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है सरकार के द्वारा, एक प्रकार से डेवलपमेंटल बैंक है सरकार के द्वारा। आईडीबीआई या भी एक प्रकार से डेवलपमेंट बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन नाबार्ड जो है 1998 के टाइम में यह आरबीआई के स्वामित्व में था, मतलब आरबीआई और केंद्र सरकार इसके स्वामित्व में थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता तो नाबार्ड भी अब आरबीआई के स्वामित्व में नहीं है, मतलब ये दोनों बैंक तो नहीं है, ना ही ये भी बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं। तो दिए गए ऑप्शंस में 164 का आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड उस समय जो था, मतलब 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1998 के अकॉर्डिंग अगर हम देंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है। तो नाबार्ड भी था और इसके साथ साथ यह भी था। तो ऑप्शन लगता है हमारा डी वाला सही हो जाता। अगर अभी क्वेश्चन पूछने का मतलब क्लीन करिए और देखिए इधर, अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछता कि निम्नांकित में कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अभी नियंत्रण में नहीं है, नहीं नियंत्रण में है, और ना ही नाबार्ड है, क्योंकि इस पर स्वामित्व किसका हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये दोनों कैसी बैंक हैं? ये दोनों विकासात्मक बैंक हैं। कैसी बैंक के हैं? विकासात्मक बैंक हैं, डेवलपमेंट बैंक हैं। और आप यह कह सकते हैं कि एक प्रकार से संचालन रेगुलेशन की बात अलग होती है, मालिकाना हक की बात अलग होती है, दोनों में अंतर होता है। तो यहां पर सिंपल सा पूछा है कि नियंत्रण के बारे में, कंट्रोल में नहीं है, तो इसमें से वर्तमान जो ऑप्शन होगा दिए गए क्वेश्चन 1998 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 165 देखिएगा क्या है, 165 नंबर। नाबार्ड प्रोवाइड फाइनेंस फॉर, क्या कह रहे हैं? नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है, देखो लिखा भी है, पुनर्वित्त प्रदान करता है किसको? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को, एक्सपोर्ट ट्रेड को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, ऑल द एबव। अब आपको उत्तर देना 165 नंबर का आंसर क्या होगा। कितनी बार मैं चीख कर चिल्ला कर आपको बताया हूं कि नाबार्ड जो है किसको ऋण देता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। आसान सी, बहुत तेजी के साथ हम लोग पढ़ते चल रहे हैं क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते रहते हैं, तो यहां पर चीजें जो ध्यान में रखनी है, बस क्वेश्चन सॉल्व करिए हमारे साथ, जितना ज्यादा कैच कर सकते हैं मस्तिष्क में उतना ज्यादा कैच करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 166 नंबर देखिएगा क्या है। क्या कह रहे हैं? नाबार्ड बैंक डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस इन इंडिया। क्या कह रहे हैं? भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। किसके लिए? कह रहे हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक को।
आपको बताना है 166 नंबर आपके सामने है और उत्तर क्या देना है, नाबार्ड बैंक डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस इन इंडिया, किसको प्रोवाइड नहीं कराता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है उसको नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं कराता है। अनुसूचित व्यापार, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष रूप से नाबार्ड जो है वो हमारे और आपके टच में, किसानों के टच में नहीं है, यह बैंकों के माध्यम से, रीजनल रूरल बैंक से, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से लोगों के टच में है। तो ये तीनों के जरिए अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक के द्वारा क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के जरिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 167 नंबर पर चलते हैं। 167 देखिए क्या है, अपेक्स बैंक टू प्रोवाइड रिफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। अपेक्स बैंक कौन है, सबसे शीर्ष बैंक पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आरबीआई, नाबार्ड और एलडीबी पूछ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं एसबीआई, यहां पर एस गायब है, एसबीआई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एसबीआई 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है और मैं कई बार बता चुका हूं कि भैया आरबीआई मत करके आइएगा, आरबीआई हमारा अकाउंट आरबीआई में नहीं है भैया, आप लोग खुलवा पाइए तो खुलवा लीजिए। मैं कितनी बार बताया हूं कि आरबीआई केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बैंकों का बैंक होता है, हमारा आपका बैंक नहीं है कि हम अपना अकाउंट खुलवा ही लिए, सेविंग अकाउंट हो गया हमारा, हमने फिक्स्ड अकाउंट में पैसा डाल दिया आरबीआई के पास। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए भी ऋण कौन उपलब्ध कराएगा, नाबार्ड उपलब्ध कराएगा। ठीक है, सर्वोच्च संस्था है। चलिए आगे चलते हैं, 168 नंबर देखिएगा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाबार्ड। हेडक्वार्टर कहां पर है नाबार्ड का, मैंने बताया 1982 में स्थापना हुई थी, शिवराम समिति का नाम याद रखिएगा, शिव रामन या रामम समिति का नाम याद रखिएगा। और मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, मुंबई में। भारत सरकार इसकी ओनर है करंट टाइम में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 169 चलते हैं, 169 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बहुत अच्छा। नाबार्ड इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था से, फिर नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था से, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, नेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो आपको बता चुके हैं कितनी बार कि भैया नाबार्ड जो है वो किससे, वो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित एक प्रकार से संस्था है या बैंक है। देखिए 170 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहे हैं प्रतिछाया बैंक क्या है, प्रतिछाया बैंक क्या है, व्हाट इज अ शैडो बैंकिंग, क्या है, कह रहे हैं बैंक्स वर्क आउटसोर्स्ड बाय द बैंक्स, बैंकों के कार्य को बैंकों द्वारा आउटसोर्स करना। दूसरा कह रहे हैं परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एंड अदर एक्टिविटीज बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कह रहे हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। बिल्कुल सही उत्तर कह रहे हैं, प्रतिछाया बैंक की बिल्कुल सही डेफिनेशन देता है। प्रतिछाया बैंक ऐसे बैंक होते हैं वो जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय एवं अन्य गतिविधियों को संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, बाकी ये भी सही नहीं है, घरेलू बैंकों की विदेशों में गतिविधियां, इसको भी शामिल नहीं किया जाता। विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां प्रदान करना। 170 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। आज थोड़ी सी क्लास हम लोगों ने तेज की, 30 क्वेश्चन के आसपास किए हम लोगों ने, और मैं आपको ये क्वेश्चन नया था, बाकी लगभग क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो पीछे के सेशंस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बस मैं आपको यही फिर से बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस हैं हर एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं, बस करंट को अगर अपडेट कर दिया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम में उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी लोग सेशन को जरूर से जरूर अपने मित्रों तक शेयर किया करिए।